ए.आर. रहमान के बारे में भी जो वही कंट्रोवर्सी चल रही है जो बिल्कुल 11 साल पहले, मेरे ख्याल से 2015 में, जब 50 साल के शाहरुख खान हो रहे थे और बरखा दत्त ने इंटरव्यू लिया था, तब शाहरुख खान के लिए हो रही थी। हम किसी भी चीज के बारे में जब सुनते हैं तो वायरल जो होता है वही कंटेंट देख लेते हैं, पूरा जानने समझने की कोशिश ही नहीं करते, और अपने ओपिनियन देने की खुशी तो सबको होती है तो सब दे ही देते हैं। अभ्यास के बगैर जो अभिप्राय देते हैं उसमें कोई इतना दम नहीं रहता। लेकिन अब तो यही हो गया है, सबके पास मोबाइल है, कीपैड है, और अभिप्राय की पूरी आजादी जरूरत से ज्यादा मिल गई है लोगों को। मैं इसलिए कहता हूं कि उस जमाने में भी मैंने आर्टिकल लिखा था, तब ये वीडियो कंटेंट का इतना जमाना नहीं था, कि जो ओरिजिनल इंटरव्यू है शाहरुख खान का, उसमें उनको पूछा गया कि भाई आपको लगता है कि भाई इंटॉलरेंस ऑन राइज है। उस जमाने में बड़ी चर्चा हो रही थी कि कुछ लोगों ने अवार्ड अपने वापस दे दिए थे। मैंने तो उस अवार्ड वापसी के नाटक के ड्रोन के खिलाफ भी लिखा था उस वक्त। लेकिन शाहरुख ने जो जवाब दिया था उसमें ऐसा जवाब था कि भाई मुझे लगता है कि भाई इंटॉलरेंस तो हर जगह पे पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। और उन्होंने फिर इंटरनेट की बात की थी कि भाई इंटरनेट आया तो उसकी वजह से काफी सारे ऐसे लोग जिनके पास कोई बात कहने जैसी है नहीं, उनके पास भी मिल गया वो हथियार अपनी बात कहने का, और वो अपने ग्रुप बनाने लगे। तो ये तो ठीक है, बात पुरानी हो गई। फिर तो उनकी फिल्में भी बहुत चली और उन्होंने एक साइलेंट स्टैंड लिया, लेकिन मजबूत लिया, और उनके बारे में बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई। और उस जमाने में उसका माइलेज भी मिला क्योंकि वो पॉपुलर थे, और पॉपुलर इंसानों के बारे में आप बात करते हो तब आप भी थोड़े बहुत पॉपुलर हो जाते हो, उनके बारे में गलत बात करने पर भी हो जाते हो। लेकिन रहमान के बारे में तो ये है कि भाई रहमान कोई शाहरुख खान जैसे स्मार्ट टॉकर भी नहीं है। उनके कोई ऐसे गहरी बात बड़ी गहरी करते हैं, लेकिन वो इतने इंटरव्यूज ऐसे होते नहीं, उनको आता नहीं इतना कम्युनिकेशन करना। इंग्लिश में बोल पाते, हिंदी में तो ज्यादा बोल भी नहीं पाते। तो रहमान का जो इंटरव्यू हुआ, मैंने आपके समझ के लिए हिंदी भी उसमें डाला है, ये जो इंग्लिश में बात हो रही है। तो आपको ये लगेगा दोस्तों कि भाई रहमान साहब ने क्या किया, उनको पूछा क्या गया था? इस्लाम, हिंदू, मुस्लिम, ये कम्युनल बात पूछी ही नहीं गई थी। क्वेश्चन क्या था? वो हारून भाई जो पूछ रहे थे उनका क्वेश्चन था तमिल कम्युनिटी के साथ बॉलीवुड में भेदभाव होता है। उनका उन्होंने जवाब दिया, वो तमिल वाला मामला ही सब लोग निकाल दिया। जो ओपिनियन देने लगे वो फॉरवर्ड मैसेज करने लगे। और फिर उन्होंने जो किया उसमें एक शब्द जिसको सब में सत्ता शब्द आया, पावर शब्द आया, तो सबको लगा पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। लेकिन आगे की बात सुनिए तो आपको पता चलेगा कि वो बात कर रहे हैं जो म्यूजिक के फील्ड में पावर शिफ्ट हुआ बॉलीवुड यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, उनकी बात कर रहे हैं। वो क्या पावर शिफ्ट हुआ सब जानते हैं। दबी दबी आवाजों में कुछ और संगीतकारों ने भी पहले ये बोला है कि भाई पावर शिफ्ट ये हुआ कि भाई अब म्यूजिक कंपनियां जो है वो पहले के जैसे म्यूजिक के पूरे एल्बम चलते थे वो तो चलते नहीं, एक ही तरह के गाने बन रहे हैं, लोगों को पसंद नहीं आते। लिप सिंगिंग तो बहुत ज्यादा लोग करते ही नहीं है, नए जो स्टार आते हैं वो। तो पुरानी जो म्यूजिक के राइट्स और वो लेवल थे उसकी तो कमाई निकल गई, और ऐसे एल्बम भी बनना बंद हो गए। हिमेश रेशमिया को भी यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, तो प्रीतम को भी करना पड़ा। तो ये तो मैं भी बोल रहा हूँ, अमित त्रिवेदी वाला जो पूरा जनरेशन आया उसने पूरी हालत बिगाड़ के रख दी। बॉलीवुड म्यूजिक की जो पूरी मेलोडी थी वो खत्म कर दी। उसमें क्या हुआ कि अब जो म्यूजिक कंपनियां जो बात कर रहे हैं कि जो म्यूजिक कंपनी आती है वो एक ही फिल्म में 5-5 संगीतकार ले आती है। उनके रेडीमेड गाने जो पहले से बने हुए होते हैं वो कहीं पे फिट करना होता है आपको सिचुएशन में, बैकग्राउंड में बजा के। हीरो हीरोइन के लिए सिचुएशन खड़ी करना ऐसे स्क्रीन प्ले तो लिखा थी, बहुत ज्यादा लोग लिखते नहीं। वो बात, वो पावर शिफ्ट, सत्ता में जो बदलाव आया पिछले 8 सालों से, उन्होंने कहा वो इस सालों की बोल रहे थे। मेरा ये मानना है, और वो बोले भी है, इसलिए तो मैंने क्लिप दिखा दी। तो उसके साथ उन्होंने एक बात सिर्फ कही कि मैंने सुना है कि सांप्रदायिक भेदभाव हो रहा है, मुझे ऐसा कभी अनुभव हुआ नहीं। और वही जावेद अख्तर ने भी बोला कि भाई ऐसा कोई अनुभव मुझे हुआ नहीं, बॉलीवुड तो सबसे सेक्युलर जगह है, और सही भी बात है। इस वजह से तो बॉलीवुड टारगेट पे है काफी सारे लोगों के। उनको लगता है कि भाई ये लव की बात करते हैं, लव मैरिज को बढ़ावा देते हैं, जो खुशहाली की बात करते हैं, आनंद की बात करते हैं, पाखंड को जरा ट्रोल करते हैं बॉलीवुड वाले, क्योंकि वो अपनी फिल्मों में ओ माय गॉड जैसे दिखाते हैं। तो इस वजह से तो निशाने पे है कि भाई सेक्युलर है, यहाँ पे इतना सराहा जाता है, चाहा जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको। तो मेरे ख्याल से रहमान बात ये कर रहे थे कि मुझे अगर काम नहीं मिलता तो ठीक है, इस वजह से जो पॉलिटिकल बात, पॉलिटिकल मानी वो जो पॉलिटिक्स, वो ईगो ट्रिप का पॉलिटिक्स, वो काम मिलने न मिलने का पॉलिटिक्स, वो सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी होता है। तो वो जो है उसकी बात वो ज्यादा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं, सांप्रदायिक का मैं जानता नहीं, बातें कहे सुनी है, तो इतना ओपिनियन तो आदमी दे सकता है मेरे ख्याल से। अगर ये भी हमें गवारा न हो और उन्होंने कहीं पे बात, मैं मुस्लिम हूं इसलिए मेरे साथ ये हुआ, ऐसा नैरेटिव जो गढ़ा गया, ऐसा कहीं कहा नहीं। और उन्होंने तो फिर क्लैरिफाई किया, पूरा एक वीडियो निकाल कर, और बड़ी अच्छी तरीके से, बड़ी खूबसूरती से बात की उन्होंने। प्रधानमंत्री के साथ हुए मुंबई के नीता अंबानी कल्चरल सेंटर के कार्यक्रम की बात भी उसमें वीडियो में विजुअल्स डाले हैं, और भारत को अपना घर बताया है, और वही कल्चर, मल्टीकल्चर की बात की है। अगर उनको कहीं पे दुखता है तो इतना तो आदमी बोल सकता है। हर बोलने वाले आदमी को, अपने विचार रखने वाले आदमी को हम देशद्रोही करार कर दे, हम दुश्मनी मान ले,
तो फिर लोकशाही क्या, क्योंकि सामाजिक सभ्यता का कोई, सिविलाइजेशन का कोई महत्व नहीं रहेगा, ये तो पूरा वन में चला जाएगा, और ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। तो मेरे दोस्तों, मेरे ख्याल से रहमान को यहां पे टारगेट किया गया, वो गलत। हाँ, मैंने खुद रहमान की क्रिटिसिज्म की थी जब उनकी बेटी जब बुरके बुरके में आई थी और उन्होंने कह दिया कि तो उसकी चॉइस है, और लोग मेरे बच्चे नहीं करते, ये करती है तो उसकी चॉइस है। तो मैंने कहा था कि भाई वंदे मातरम जैसे चीजों में स्टैंड लेने वाले संगीतकार के पास ऐसी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी उनका पर्सनल मामला है, उनका डिवोर्स भी उनका पर्सनल मामला है, तो उसमें तो हम टिप्पणी नहीं करते। एक बात ये भी है कि भाई उनको ये छावा के पूछा गया, ये सब बात कह रहे हैं कि भाई वो तो एंकर ने बोला कि ये डिविजिव फिल्म थी क्लियरली, तो रहमान तो बेचारे जवाब दे रहे थे, और अब ये भी आप देख लीजिए क्लिप। तो रहमान जवाब दे रहे थे कि भाई हाँ डिविजिव है, लेकिन मुझे तो ब्रेवरी की फिल्म लगी और उसका क्लाइमेक्स भी बहुत बढ़िया था और उसका संगीत भी सराहा गया और मुझे बड़ा अच्छा लगा उसमें संगीत देखे, और उन लोगों को मैंने कहा भी था कि इसमें मेरी जरूरत है, तो उन लोगों ने भी कहा कि नहीं आप ही करिए संगीत। तो ये तो पॉजिटिव बात थी, लेकिन एक शब्द, एक लाइन को पकड़ लेना, कोई भी आदमी बोलता है तो हर जगह पे, मैं भी बोलता हूं आपके सामने, तो कोई स्क्रिप्ट लग के नहीं बोलता हूं। ऐसे लोग होते हैं जो टेलीप्रॉम्प्टर रख के बोलते हैं, रट्टा मार के बोलते हैं, कागज रख के बोलते हैं। अपने दिल से बोलने में कभी कभार आदमी यहां वहां हो जाता है, उसको इतनी कंट्रोवर्सी बना देना कि भाई देश में और कुछ हो ही नहीं रहा, और जो इतना इंपॉर्टेंट काम है। अब मैं गोंडल गया था मेरे गांव, तो वहां पे रास्ता बन रहा है, बन ही रहा है, मिनिस्टर लोग भी फंस जाते हैं उसमें। हमारे राजकोट से अहमदाबाद जाओ, वो रास्ता कब खत्म होगा पता नहीं, उसमें भी 2-3 ऐसे पॉइंट है, वहां बन ही रहे, एयरपोर्ट बना दिया लेकिन कुमारवा का रास्ता बन ही रहा है। ऐसे इश्यूज पे बात नहीं होगी। पानी क्यों दूषित हो रहा है आजादी के 80 सालों के बाद, और क्यों डायरेक्ट पी नहीं सकते, उस पर बात नहीं होगी। बात यही होगी क्योंकि नैरेटिव स्पाइसी हो जाता है उसमें, और काफी सारे अनपढ़ गंवार जैसे लोग बोलने लगते हैं। तो मैं ऐसा तो नहीं कहता कि भाई ये जो बात है वो सही है। अगर कोई बोलता है कि भाई मुस्लिम होने की वजह से मेरे साथ अन्याय हुआ इस देश में, तो वो भी गलत है। मैंने मोहम्मद अजहरुद्दीन की क्रिटिसाइज कर रहा, उस जमाने में पूरा आर्टिकल लिखा था, गलत बात थी। अजहरुद्दीन को सर पे बिठाया था और जरूरत से ज्यादा पॉपुलर बना दिया था। अच्छे खिलाड़ी थे, अच्छे, आज भी ऐसे जैसा फील्डर नहीं मिला, लेकिन उन्होंने गलत किया तब निकाला गया, जब हार गए तब निकाला गया। तो ये विक्टिम कार्ड खेलना, उसके साथ में सहमत बिल्कुल नहीं हूं। इस देश में हमारे जैसे लोग भी होते हैं जिसको कोई रहमान पहचानते नहीं, कोई शाहरुख पहचानते नहीं, फिर भी हम बोलते हैं, क्योंकि सच क्या है वो हमारे ऋषियों की विरासत ने सिखाया है कि सत्य के लिए अभय होकर खड़े हो। कंक्लूजन ये है कि भाई उनके संगीत में गिरावट तो आई है। पहले जो रांझणा के बाद ऐसे कोई एल्बम आए नहीं कि जो पूरी तरह से हम जैसे पागल हो जाए वो सुन के। मुझे तेरे इश्क में का संगीत भी पहले से तो अच्छा लगा, उन्होंने पहले जो काम किया उससे। वो जिनके साथ काम कर रहे थे वो लोग भी पुरानी पीढ़ी के हो गए, सुभाष कई हो या आशुतोष गोवारिकर हो, तो वो भी एक बात है कि उनके अच्छे अच्छे एल्बम जिनके साथ आए वो काम नहीं कर रहे। समय के साथ जो चेंज आ गया पूरे बॉलीवुड में कि म्यूजिक ही निकल गया, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो भी गड़बड़ है हमारे बीच कि भाई उसकी वजह से भी रहमान जैसे आदमी को काम नहीं मिल रहा। और जावेद अख्तर ने भी सही कहा, और शंकर महादेवन ने भी यही कहा कि क्रिएटिव चॉइस जो है वो ऐसे लोगों के पास आ रही, मानी प्रोड्यूसर, फाइनेंसर, म्यूजिक के डिसीजन वाले लोग के जिसके पास संगीत की सूझ समझ नहीं है। वो सिर्फ मार्केट देखते हैं, मार्केट ओरिएंटेड, इंस्टाग्राम की रील पे क्या चल जाएगा वो देखते हैं, लाइक कहां से आती वो देखते हैं। तो ये जो जमाना है उसमें रहमान जैसा आदमी हो उसको तो काम इतना मिलेगा नहीं, और उनको भी अपने आप को री इन्वेंट करना चाहिए। साउथ में तो उनकी खैर बड़ी प्रतिभा है ही, और पूरी दुनिया उनको मानती भी है। उनकी कॉन्सर्ट देखने के लिए मैं भी गया था और पूरी दुनिया जाती भी है, तो वो कर सकते हैं नया और अच्छा काम। हमें ये इंतजार करना चाहिए कि वो ऐसी बातों में मत पड़े और अच्छे काम, अच्छे संगीत के ऊपर फोकस करे, तो कहीं ना कहीं तो वो बाउंस बैक कर ही जाएंगे। क्योंकि पूरे भारतवर्ष के संगीत के इतिहास में वो एक चैप्टर है। उन्होंने इतना बढ़िया और इतना अभूतपूर्व काम करके दिखाया है कि जो पहले जैसे आर डी बर्मन ने करके दिखाया था अपने जमाने में, वही काम वो करके दिखाया है, और वो तो कोई उनसे छीन नहीं सकता। चाहे वो कहीं पे हो, ये संगीत देना भी बंद कर दे, जो किया है वो लाजवाब किया है। लेकिन हर बार वो लाजवाब नहीं कर पाते, उनको थोड़ी लैंग्वेज और कल्चर की जो समझ रखते हैं उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट और करके, और अपने आप को और इंट्रोस्पेक्ट करके अच्छा संगीत ढूंढना चाहिए, कंट्रोवर्सीज के बजाय।